हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और आज यहां पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें मैं आपको ट्रायल बैलेंस को एक्सप्लेन करने वाली हूं। इससे प्रीवियस जितने भी चैप्टर्स हैं उनको मैं पढ़ा चुकी हूं। टीएस ग्रेवाल की न्यू एडिशन के बुक के सॉल्यूशंस भी करा चुकी हूं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में चले जाओ, पूरी क्लास 11 की न्यू सेशन की प्लेलिस्ट है, वहां पर आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस को समझना कि ये होता क्या है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ मेरे स्टडी नेटिक ऐप को भी डाउनलोड कर लेना ताकि इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो आप पीडीएफ के फॉर्म में ले सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है। चलो, क्या समझ रहे हैं आज हम? ट्रायल बैलेंस बिल्कुल न्यू चैप्टर है आपके लिए, लेकिन बहुत ही ईजी चैप्टर है। जैसा कि आपको पता है कि जब भी किसी भी बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, कोई भी लेन देन होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, एक रिसीप्ट होती है, वो जिसे हम सामान बेचते हैं या हम जिससे सामान खरीदते हैं उससे हमें मिल जाती है, ठीक है ना। तो वो रिसीप्ट क्या कहलाती है बच्चों? वो रिसीप्ट कहलाती है सोर्स डॉक्यूमेंट। क्या कहलाती है? सोर्स डॉक्यूमेंट कहलाती है। इसके बाद वो सोर्स डॉक्यूमेंट की रिसीप्ट से हम क्या करते हैं, वाउचर में एंट्री करते हैं। वाउचर में हमारा जो अकाउंटेंट होता है वो एंट्री करता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, जनरल में एंट्री करते हैं। जनरल में एंट्री करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब जो सामान बेचा वो बेचने की एंट्री, यदि हमने कोई सामान खरीदा खरीदने की एंट्री, यदि हमने रेंट पेड किया तो उसकी एंट्री, यदि हमें सैलरी मिली तो उसकी एंट्री। इस तरह से हम जनरल में एंट्री करते हैं। इसके बाद हम करते हैं लेज़र में पोस्टिंग, ठीक है, या कैश बुक में, ठीक है। लेज़र और कैश बुक को मैं साथ में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि लेज़र कैश बुक ही है, कैश बुक अकाउंट ही होता है ना, जैसे लेज़र अकाउंट होता है वैसे कैश बुक अकाउंट होता है, इसमें पोस्टिंग। अब इसके बाद की जो प्रोसेस है वो कौन सी है? वो है ट्रायल बैलेंस। लेज़र में हमने जो पोस्टिंग की है, ध्यान से समझना, लेज़र में हमने जो पोस्टिंग की है उसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। एक्यूरेसी मतलब कि जो चीज़ हमें डेबिट करनी थी वो हमने डेबिट की है, जो चीज़ हमें क्रेडिट करनी थी वो हमने क्रेडिट की है। ऐसा तो नहीं है कि लेज़र में हमने कोई गलती कर दी है, क्योंकि देखो जो काम हो रहा है वो सोर्स डॉक्यूमेंट, वाउचर, जनरल, लेज़र, इसके थ्रू हो रहा है। हो सकता है हमने जनरल में सारी सही चीज़ें की हो, लेकिन लेज़र में आकर या कैशबुक में हमने किसी तरह की कोई गलती कर दी हो। तो इसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। समझ गए आप? अब इस जो ट्रायल बैलेंस है, इस ट्रायल बैलेंस का बहुत ही अच्छा और सिंपल सा फॉर्मेट होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर ऊपर लिखते हैं क्या? ट्रायल बैलेंस एज एट डेट, जो भी डेट होती है वो लिख देते हैं। ऐसा फॉर्मेट बनाते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको फॉर्मेट बनाकर बता रही हूँ मैं, ठीक है। ये फॉर्मेट हो गया। यहाँ पे क्या लिखी जाती है? डेट, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे डेबिट और यहाँ पर क्रेडिट, ठीक है। ये वाली लाइन नहीं होती, यहाँ पर डेबिट और यहाँ पर क्रेडिट। समझ गए आप? इस तरह से इसका ये फॉर्मेट होता है। ये फॉर्मेट होता है। जितना भी डेबिट के आइटम है उसे डेबिट में लिखते हैं, जितने भी क्रेडिट के आइटम है उसे क्रेडिट में लिखते हैं। यहाँ तक ठीक है। अब आप बताइए, आप मुझसे पूछेंगे कि मैडम अब आप बताइए कि डेबिट में किसे लिखना है और क्रेडिट में किसे लिखना है, क्योंकि जब हम आगे अभी क्वेश्चन करेंगे ना, इसमें सबसे बड़ा जो मेन कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को वो इसी चीज़ का रहता है कि डेबिट में किस चीज़ को लिखना है, क्रेडिट में किस चीज़ को लिखना है। क्योंकि जो आपको क्वेश्चन आएंगे ना, मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। देखो, ये ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको, कैपिटल दी रहेगी 5 लाख, कैश, क्रेडिटर, सेल, स्टॉक, डेटर, बैंक लोन ऑन परचेज, और यहाँ पर सिर्फ उनका बैलेंस दिया रहेगा। समझ रहे हैं? यहाँ पर इनको बैलेंस दिया रहेगा, ना तो आपको डेबिट के बारे में बताया होगा ना क्रेडिट के बारे में बताया होगा। अब आपको ये पता करना है कि इनमें से किसे डेबिट में लिखना है और किसे क्रेडिट में लिखना है। और फिर जो ये डेबिट और क्रेडिट हैं, जो अभी हमने देखे यहाँ पर, ये जो अभी हमने डेबिट और क्रेडिट देखे, इनका जो बैलेंस है नीचे,
ये बराबर आना चाहिए, ये और ये दोनों इक्वल आना चाहिए, तभी हम ये मानेंगे कि जो हमारा लेज़र बना है वो बिल्कुल एक्यूरेट बना है, उसमें कोई गलती नहीं हुई है। तो अब हम वो कैसे करेंगे, तो ध्यान से समझो बच्चों, इसमें यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही ज़्यादा, जैसे मैंने बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में बहुत ही ज़्यादा ईजी मेथड बताई थी जो बच्चों ने काफ़ी पसंद करी, उसी तरह से मैं यहाँ पर मेथड बता रही हूँ। ध्यान से समझो, आपने मॉडर्न मेथड से डेबिट और क्रेडिट करना तो सीखा ही होगा, डेबिट एंड क्रेडिट सीखा था ना। जब हम डेबिट और क्रेडिट के जो जनरल एंट्री सीख रहे थे तब हमने मॉडर्न मेथड के थ्रू डेबिट और क्रेडिट करना सीखा था। वहाँ पे क्या करते थे हम, देखो ये एसेट्स, ये लाइबिलिटी, ये कैपिटल, ये रेवेन्यू और ये एक्सपेंसेस, यही होता था। इसी तरह से फॉर्मेट बनता था ना, जब हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट करते थे तो इसी तरह से फॉर्मेट बनाते थे। ये देखो, वही करना है हमें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैं ये लाइन खींच रही हूँ। ये हमें करना है। अब आपको रूल पता है कि भूल गए, थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। जब भी हमारी एसेट्स इंक्रीज होती है, जब भी हमारी एसेट्स इंक्रीज होती है तो उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और जब हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। बाकी लाइबिलिटी, कैपिटल एंड रेवेन्यू, ये तीनों जब डिक्रीज होती हैं इन्हें क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ये तो हमें पता ही है, यही रूल है ना। हमने यदि अभी तक आपने जनरल एंट्री के रूल्स अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो यहाँ आपको दिक्कत हो सकती है। जब एसेट्स डिक्रीज होती है तो उन्हें क्रेडिट करते हैं, यहाँ पर इंक्रीज, यहाँ पर इंक्रीज, और यहाँ पर इंक्रीज, और यहाँ पर डिक्रीज। ठीक है, ये हम पहले भी रूल पढ़ चुके हैं, ये इंक्रीज वाले दोनों और ये इंक्रीज वाले तीनों। समझ में आई? ये एक रूल लिखा है मैंने। अब बच्चों इसे ध्यान से समझो, जब भी हमारी एसेट्स इंक्रीज होगी तो मुझे उसे डेबिट में लिखना है। किस फॉर्मेट में? इस फॉर्मेट में। ठीक है, जब भी मेरी एसेट्स इंक्रीज होगी तो मुझे उसे डेबिट में लिखना है। जब मेरे एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तब मुझे उसे डेबिट में लिखना है। लेकिन जब मेरी लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू इंक्रीज होंगे तो उन्हें मुझे क्रेडिट में लिखना है। बस यहाँ पर यही ध्यान रखना है, डिक्रीज वाली चीज़ों को छोड़ देना है, स्किप कर देना है, मतलब उसे ध्यान में नहीं रखना, क्योंकि वहाँ पर तो ऐसा कुछ दिया नहीं रहेगा कि ये इंक्रीज हो रहा है या ये डिक्रीज हो रहा है। लेकिन हमें जब कोई भी एसेट का नाम दिया है या हमने परचेज करा, जैसे मैंने परचेज, सिर्फ परचेज का अमाउंट लिखा है, जब मैं परचेज करूंगी तो मैं पेमेंट करूंगी तो ये मेरा एक्सपेंसेस है। जब मेरा एक्सपेंस इंक्रीज हुआ तो जो उसका अमाउंट है मुझे कहाँ लिखना है, उसका अमाउंट मुझे डेबिट में लिखना है। इसी तरह से यदि मेरी कैपिटल मैंने बिजनेस में लगाई तो मेरे बिजनेस की कैपिटल क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, तो यहाँ पर मुझे कैपिटल का अमाउंट क्रेडिट में लिखना है। बस यही इसका तरीका है जिससे आप बहुत ही अच्छे से किसे डेबिट में लिखना है, किसे क्रेडिट में लिखना है समझ सकते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहां पर हम मॉडर्न मेथड का यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मेथड क्या होता है, एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। जब एसेट्स इंक्रीज होती है तो उसे डेबिट करते हैं, जब एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो उसे डेबिट करते हैं। लाइबिलिटी, कैपिटल एंड रेवेन्यू जब ये इंक्रीज होते हैं तो इन्हें डेबिट करते हैं। ठीक है, सिर्फ हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना है। जो हमारा डिक्रीज वाला पोर्शन है उसको अभी इसमें हमें याद नहीं रखना। जैसे हमारी लाइबिलिटी, कैपिटल एंड रेवेन्यू जब डिक्रीज होती है तो उन्हें क्रेडिट करते हैं, जब ये डिक्रीज होती है एसेट्स एंड एक्सपेंसेस डिक्रीज होते हैं तो उन्हें क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। पहले वाले को डेबिट करते थे। तो यहाँ पर हमें सिर्फ याद रखना है किसको, जो इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, ये जो इंक्रीज हो रहा है इन्हीं के हिसाब से मुझे यहाँ पर क्या करना है, ट्रायल बैलेंस में लिखना है। अब जैसे ये जो मेरी कैपिटल है, कैपिटल जब मेरी इंक्रीज होती है तो कहाँ पर आती है, क्रेडिट में आती है, तो मुझे क्रेडिट में लिख देना है। इसके बाद जो मेरी कैश है, कैश मेरी एसेट्स है, एसेट्स जब मेरी इंक्रीज हो रही है तो उसे मुझे कहाँ लिखना है, डेबिट में लिखना है। मेरे क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन है, मेरी लाइबिलिटी है, तो जब क्रेडिटर मेरी लाइबिलिटी है और वो इंक्रीज होते हैं तो मुझे कहाँ लिख देना है, क्रेडिट में लिख देना है। तो इसी तरह से चलो मैं आपको करके बता
देती हूँ कि कैसे करना है, मेरे साथ नोट करते जाओ। ठीक है, मैं बुक उठा लेती हूँ। चलो ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, ये रेड पेन ही ले लेती हूँ। अब जो कैपिटल है, देखो कैपिटल का मैंने क्या बताया था, इसकी नीड नहीं है मुझे। कैपिटल का मैंने क्या बताया था, जब कैपिटल मेरी इंक्रीज होती है तो मुझे क्या करना पड़ता है, उसे क्रेडिट करना पड़ता है। कैपिटल का अमाउंट कितना है, अमाउंट के लिए बुक उठानी ही पड़ेगी। कैपिटल का अमाउंट है 5 लाख, तो मैं यहाँ पर 5 लाख लिख दूंगी। इसके बाद जो मेरी कैश है वो मेरी एसेट्स है, और जब मेरी एसेट्स इंक्रीज होती है तो मैं क्या करती हूँ, उसको डेबिट कर देती हूँ। ठीक है, मॉडर्न मेथड लिख के रख लेना अपने पास में से। उसके बाद मेरी लाइबिलिटी है, जब मेरी लाइबिलिटी जो क्रेडिटर हैं वो इंक्रीज होते हैं तो क्या होता है, मैं उन्हें क्रेडिट कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं 1 लाख रुपीज़ क्रेडिट कर दूंगी। उसके बाद जब मैं सेल्स करती हूँ तो मेरा रेवेन्यू इंक्रीज हो जाता है। जब मेरा रेवेन्यू इंक्रीज हो जाता है तो मैं उसे क्या कर देती हूँ, उसे मैं क्रेडिट कर देती हूँ। उसके बाद क्या है, स्टॉक है। स्टॉक क्या है, मेरी एसेट्स है ना, मेरे पास रहती है। जब वो इंक्रीज होगी तो मैं क्या करूँगी, उसे डेबिट कर दूंगी। उसके बाद क्या है, डेटर्स हैं। डेटर्स क्या है, देनदार। जब वो मुझे देंगे तो मेरी एसेट्स इंक्रीज हो जाएगी, तो यहाँ पर इसे भी मैं क्या कर देती हूँ, ये 70,000 है, 6 लाख। इसके बाद बैंक लोन है, ये मेरी लाइबिलिटी है, मुझे इसे पे करना है। जब मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर 1,50,000 लिख दूंगी। क्लियर। उसके बाद जब मैं परचेज करती हूँ तो जो मेरा एक्सपेंसेस है वो इंक्रीज हो जाता है। जब मेरा एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। बस अब आप मेरे सामने ही इसे प्लस करके देखो, आपको समझ में आ गया ना। 5 लाख प्लस 4 लाख प्लस 1,50,000, तो यहाँ पर आ गया 1,05,00,00। यहाँ का भी करके देखेंगे, 1,80,000 प्लस 70,000 प्लस 6 लाख प्लस 2 लाख। तो यहाँ पर भी देखो यही आ गया 1,05,00,00। मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि हमने लेज़र में जो पोस्टिंग की है वो बिल्कुल करेक्ट है, और यहाँ पर इस कारण हमारा ट्रायल बैलेंस इक्वल आ रहा है।